पिता का संपत्ति बेटे को हस्तांतरित होता है तो हस्तांतरण के समय आधी संपत्ति बेटे के हिस्से में जाएगी और आधी संपत्ति जो है सरकार के हिस्से में चली जाएगी। कि नरेंद्र मोदी जी 1 रुपये बेचते हैं तो सीधा 1 रुपये हमारे जेब में आता है, हमारे खाते में आता है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जितना पैसा अमीर आदमी को दिया जाएगा उतना ही गरीब को भी दिया जाएगा। कहाँ से देंगे वो? न उनकी यहाँ सरकार है न वहाँ सरकार है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री तंगरांग वर्मा जी हैं। आइए जानते हैं कि किन विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विरासत की बात है क्या। जी सर बताएंगे, विरासत की बात हो रही है। देखिए, विरासत जिनकी चर्चा हो रही है उसमें अधिनियम में ये है कि यदि पिता का संपत्ति बेटे को हस्तांतरित होता है तो हस्तांतरण के समय आधी संपत्ति बेटे के हिस्से में जाएगी और आधी संपत्ति जो है सरकार के हिस्से में चली जाएगी। यदि ये कर लागू होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो सबको होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान मिडिल क्लास के लोगों को होगा, जो अपने खून पसीने की कमाई करके जोड़ जोड़ करके घर बनाते हैं। 2 एकड़ यदि ज़मीन लेते हैं, ये टैक्स लागू होगा तो 2 एकड़ में 1 एकड़ तो उनको बच्चे को मिलेगा, पर 1 एकड़ जो है सरकार को चली जाएगी। और जैसे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस सरकार में, तो करते थे कि देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुस्लिमों का होगा, एक विशेष वर्ग का होगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुसंख्यक की संपत्ति छीन जाएगी। क्या बहुसंख्यक को जीने का अधिकार नहीं है? क्या उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है? तो ये नियम कानून जो सोच रहे हैं लागू करने के लिए, वो आज देश की परिस्थिति में आज संभव नहीं है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को ज्यादा वोट नहीं मिले, इसलिए हिंदू मुस्लिम की बात अब सामने आ गई और खुल के बात बोला जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश में 11 से 11 सीटें जीत करके आएगी। कितनी वोटिंग हुआ है, कितना परसेंट हुआ है, वो अलग विषय है। आज पक्ष भारतीय जनता पार्टी की माहौल में, इसका कारण एक ही है कि केंद्र सरकार की योजनाएं और हमारी राज्य सरकार की योजनाएं, दोनों योजनाएं बहुत ही जन कल्याणकारी हैं और इनका सीधा सीधा लाभ हितग्राहियों तक जा रहा है। बीच में कहीं कोई दलाली नहीं, कोई कटौती नहीं। राजीव गांधी कहा करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। आज नरेंद्र मोदी जी को कहना नहीं पड़ रहा है, हितग्राही बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 1 रुपये भेजते हैं तो सीधा 1 रुपये हमारे जेब में आता है, हमारे खाते में आता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जितना पैसा अमीर आदमी को दिया जाएगा उतना ही गरीब को भी दिया जाएगा। कहाँ से देंगे वो? न उनकी यहाँ सरकार है न वहाँ सरकार है। फार्म भराए जा रहे हैं, 1 लाख रुपया मिलेगा। अरे भूपेश बघेल तो 2018 के चुनाव में जो घोषणा किए थे कि 60 साल की उम्र को 1000 देंगे, 65 साल को 1500 देंगे। 1000 1500 छोड़िए, 100 रुपया भी नहीं दिया 5 साल में। कौन भरोसा करेगा बताइए? और हमारे मोदी जी की गारंटी जो बोले थे वो किया, 1000 महीना मिलेगा, तीसरा महीना हो गया, आज उसको मिल गया 1 मई को। बीजेपी के घोषणा पत्र में गरीबों के लिए कुछ नहीं, ऐसा बोला जा रहा है। देखिए भैया, भारतीय जनता पार्टी और हमारे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं गरीब, गांव, किसान, मजदूर सबके लिए। गरीबों के लिए कैसे? गरीबों के लिए सब कुछ है। महतारी वंदन उसी को मिल रहा है, राशन फ्री चावल उसी को मिल रहा है। बहुत सारा भूमिहीन कृषकों को अभी वो 7000 देते थे, हम 10,000 देंगे। चुनाव के बाद वो भी शुरू हो जाएगा। पैसा उनके लिए बजट में आ गया है। गैस सिलेंडर कम नहीं हो पाया है, 500 में जो देने की बात हुई थी। आप देखते रहिए, सब जितनी घोषणाएं उसमें विधानसभा में हुई, एक एक करके सब मिलेगा। की बात जो होती है, ये लोगों में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए सब भ्रांति फैलाते हैं, जबकि ऐसा कहीं पे कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए कि हर क्षेत्र में आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचे। 2 विषय बीएसपी की जानकारी से आप अछूते हैं। बीएसपी आपको दिख नहीं रहा, पहले कहाँ था और आज कहाँ पहुँच गया। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के विषयों पर पहले चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद जो मैं कह रहा हूँ, इसके बाद अन्य प्रश्नों के लिए भाई साहब नीचे बैठेंगे। विरासत पर टैक्स को लेके हम लोग नीचे बैठेंगे, मंत्री जी नीचे बैठेंगे, आपसे मिलेंगे, और अगर विरासत टैक्स पर कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं।
दो विषय मैं आपके सामने और रखना चाह रहा हूँ जो सवाल है। हाँ हाँ सैम पित्रोदा की बात कर रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 करोड़ डॉलर से ऊपर की संपत्ति में टैक्स की बात कही है, और आप यहाँ बोल रहे हैं 2 एकड़ 5 एकड़, तो ये क्या गुमराह करने वाली? कांग्रेस के घोषणा पत्र में कोई भी अमाउंट क्लियर नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा और जिनके पास ज्यादा संपत्ति होगी उसे गरीबों को बांट दिया जाएगा। उसमें कहीं पर भी 800 करोड़ लिखा है कि 10 अरब डॉलर लिखा है, ये कहीं उल्लेख नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से भाई उसे 5 एकड़ नहीं लिखा है तो 10 करोड़ भी नहीं लिखा है। 5 एकड़ में ले लेगा तो हम बचाने जाएंगे क्या? अगर उनके घोषणा पत्र में आ गया तो ये विरासत टैक्स की आवश्यकता क्यों है? अगर एक बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चों को अपनी संपत्ति बांटना चाहता तो पूरी देना। जब उसने पैसा कमाया, संपत्ति लिए, जब तो टैक्स दिया है ना। हमारा मानना है कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में बाप दादा अपनी संपत्ति जो पूरे जीवन भर कमाते हैं अपने बच्चों को देते हैं, नाती पोतों को देते हैं, बेटियों को देते हैं। अगर सरकार आधा छीन लेगी तो फिर उस बांटेगा क्या? तो मेरा मानना है कि अगर विरासत टैक्स देश में लगेगा तो देश को एक बड़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा और देश जो जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसकी गति धीमी हो जाएगी। इस बात पे कहना चाहूंगा मैं कि जैसे आप जानते हैं कि कृषि जो है टैक्स फ्री काम है, उसके न खरीदारी पे टैक्स है, न बिजली पे टैक्स, न किसी चीज पे टैक्स। तो फिर विरासत टैक्स में प्रॉब्लम कहाँ है? भाई विरासत टैक्स में अगर आपने 10 एकड़ जमीन कमाई, आप जानते हैं कि खेती में कमाई कितनी है। आदमी खेती किसानी करने के बाद अगर थोड़ी बहुत पूंजी कमाता है और खेत खरीदता है और आगे बच्चों को देता है और सरकार ले लेगी तो 2.5 एकड़ खेत अगर 5 एकड़ में ले लिया तो सरकार क्या करने वाली? खेती करेगी। अनाज का उत्पादन भी कम हो जाएगा। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। उसके बाद सरकार कहाँ खेती करती है? कहीं बताइए मुझे कि सरकार खेती करके अनाज पैदा कर रही है। तो निश्चित रूप से अव्यवहारिक था। ये 1953 में लागू किया गया था और जनता के विरोध में पूरे देश ने इसका विरोध किया और 1985 में इसे वापस ले लिया गया था। पता नहीं ये कम्युनिस्ट सोच राहुल गांधी जी के दिमाग में कैसे पैदा हो रही है। और सूर्या भैया से अब इसके बाद मैं 2 महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि राधिका खेड़ा जी का कल एक वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म में वायरल हो रहा था और फिर वो मीडिया के सारे जगत में आ गया और वो रो रो कर कह रही थी मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ना चाहती हूँ, मुझे अभद्रता के साथ यहाँ व्यवहार किया जा रहा है और गेट आउट कहा जाता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में कहीं भी महिलाओं के लिए सम्मान बाकी नहीं रहा है और छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस के कार्यालय राजीव भवन में बैठकर अगर उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी को यह रुदन करना पड़ रहा है, आंसू बहाना पड़ रहा है, तो हमारा मानना है कि यहाँ कांग्रेस कई भागों में बढ़ चुकी है और जब जब कोई विषय आता है तो माननीय आज उन्होंने ट्वीट किया कि कका कौन कका है आप सब जानते हैं, तो घूम फिर कर उन पर क्यों आता है। और आज उन्होंने एक ट्वीट और किया है कि प्रियंका जी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका जी जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में थी तो वहां से कहती थी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज उन्हीं की पार्टी की राधिका जी को उन्हीं के कार्यालय में लड़ना पड़ रहा है और उनका हालचाल पूछने तक के प्रियंका जी नहीं पहुंची और चुनाव प्रचार में चली गई। कल हमने मांग रखी थी, प्रियंका जी से आग्रह किया था कि राधिका जी के बारे में सुध लें, वो हमारे छत्तीसगढ़ की भूमि में है। राजनीतिक विषय अलग है कांग्रेस और भाजपा, मगर अगर कोई हमारी मेहमान है राधिका जी और अगर आकर ऐसा रुदन करती है और कहती है कि मैं रामलला के ननिहाल में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पुरुषत्ववादी तत्व पैरों से कुचल रहे हैं स्त्रियों को, तो उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। दूसरा विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नैला जांजगीर की सभा में कहते हैं कि शिव डहरिया शिव है और अब वो राम को लड़ाई करके हराएंगे। मैं बोलता हूँ कि सनातन धर्म के बारे में आप अच्छा तो बोल नहीं सकते। आपके बेटे प्रियंका ने कहा है कि सनातन महामारी है, छुआछूत है, मलेरिया है, इसे समूल नष्ट करना चाहिए। तो जब बेटा इतना आगे बढ़ा है तो बाप ने सिखाया होगा, तो आप अच्छा तो नहीं कह सकते। पर ये वृतांत आपने पाया कहां से कि राम और शिव का युद्ध हुआ था? आप ये बात कैसे कहते हैं? हमारे हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं को आप लड़ाना चाहते हैं, वैसे ही कांग्रेस में लड़ाई हो रही है, ऐसे लड़ाना चाहते हैं। मैं मांग करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए और आज से मैं उनसे आग्रह भी करता हूं
कि हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं का नाम अगर वो लेते हैं तो वास्तविक कहानी के नाम पर लेना चाहिए। इसके पहले भी सोनिया जी ने राम काल्पनिक है इसके लिए वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, 24 वकील खड़े थे। और जो सनातन के खिलाफ बोलता है गांधी परिवार उसी को अपना उत्तराधिकारी और राम की लड़ाई होगी। शायद उन्हें पता नहीं है कि जब राम लड़ने गए थे तो शिव ने अपने 12वें अवतार के रूप में हनुमान को वहां भेजा था। ये ऐसी काल्पनिक बात करने वाले मल्लिकार्जुन जी, किसने आपका नाम मल्लिकार्जुन रख दिया? वह भी एक ज्योतिर्लिंग है। अगर नाम से शिव डर गया शिव है तो आप ज्योतिर्लिंग है। पर सनातन के बारे में ऐसी बात करते हैं। शायद आपके खानदान वालों ने आपका नाम तो रख दिया पर संस्कृति और परंपरा से अवगत नहीं कराया। इसका मुझे बड़ा दुख है। मुझे लगता है कि नाम के अनुरूप व्यवहार होना चाहिए, पर आपके परिवार की गलती है कि आपको सनातन के बारे में बताया नहीं। सनातन से शायद नाम चुरा लिया, भाव नहीं थे। आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। देखिए, मेरा विचार है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और जो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर मुसलमान धर्म का सम्मान करे, क्रिश्चियन धर्म का सम्मान करे, सनातन धर्म का सम्मान करे, हिंदू धर्म का सम्मान करे, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आके जन सेवा का कार्य करते हैं तो कभी भी आए, किसी को कोई मनाही नहीं है। परंतु तुष्टीकरण वाले लोगों को यहाँ पर कोई स्थान नहीं मिलेगा। जो धार्मिक आधार पर तुष्टीकरण करते हैं, एक को ऊंचा एक को नीचा दिखाते हैं, भाजपा में वो सब काम नहीं चलेगा। राष्ट्रवाद लेके आइए, सर्वधर्म समभाव लेकर आइए, सभी लोग सादर आमंत्रित। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। तीरंदाज